चैनल। आज के वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं रीजनिंग और मैथ के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर किस तरह के क्वेश्चन को आज मैंने अपनी वीडियो में इंक्लूड किया है। इन्हें हम एक खास ट्रिक की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं और आंसर तक जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स चलो शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन गिवन है, यश जो है विवेक से दुगना सक्षम ड्राफ्टमैन है तथा वे मिलकर एक साथ एक काम को 23 दिनों में समाप्त करते हैं। विवेक अकेला जो है उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमें बताना है। देखो यहाँ पे आप क्या दिया है, यश जो है विवेक से दुगना ये है विवेक और यश जो है दुगना ड्राफ्टमैन है, सक्षम। ठीक है, मतलब उनकी कार्य क्षमता दी गई है। ठीक है, तो दिन में कितना लेंगे भाई, जब ये दुगना जो है कार्य कर सकता है तो मतलब कि दिन कितने लेगा, कम लेगा। हाँ जी, कम लेगा ना, ये 1 है और ये हाँ जी ये यहाँ से 2 दिन लेगा। ये है उनकी कार्य क्षमता का अनुपात, वर्क का अनुपात, और ये है उनकी दिन का अनुपात। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब बस यहाँ से आपको क्या करना है, 23 दिनों में जो है समाप्त करते हैं। तो क्या होता है हमारे पास एक जो फॉर्मूला होता है इसका, हाँ जी 1/x प्लस 1/2x इज इक्वल टू कितना दिया है, 23 दिया हुआ है। बस अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ से 2x और इधर से 2 + 1 इज इक्वल टू 1/23। हाँ जी, इसे बस सॉल्व करना है। यहाँ से 3/2x इज इक्वल टू 1/23 निकल चुका है यहाँ से। अब देखो बस इसको क्या करना है, x की वैल्यू को हमें यहाँ से 2x जो है निकल जाए 23 की गुना, 23 की गुना हम कर रहे हैं 3 में कर रहे हैं। ये हमारा जो है वैल्यू निकल चुकी है, मतलब कि 69 यहाँ से निकल चुके हैं। अब देखो 2x अगर हम मान लें, ये कौन था हमारा, किसे, विवेक अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करता है। ये विवेक ही तो है, ये विवेक ही तो कर रहा है। ठीक है, काम जो कि विवेक, देखो विवेक जो है 2 गुना ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, उस काम को करने में, तो कितने दिनों में पूरा कर रहा है, ये विवेक ही तो है। यहाँ से 2x जो है हमारा निकल चुका है, यही हमारा क्या है, विवेक है। और दिन लगते हैं हमारे पास 69। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन है, इसे हल करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। x यहाँ से हम कैसे निकाल सकते हैं, x देखो 20 में से हमें 10 को माइनस करना है, ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखो x/100। ठीक है, अब x की वैल्यू को हम जो है 10 से, हाँ जी 10 की गुणा करेंगे हम 100 में, ये हो जाएगा 1000। तो 1000 ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, एक तबेले में 98 गायें थी, उनमें से 52 जो है बीमार हो गई हैं। उन सभी बीमार गायों में से 11 को छोड़ सभी बच गई हैं। 9 नई गायें तबेले में लाई गई हैं। अब दूध वाले को तबेले में कितनी गायें मिलेंगी, ये हमें बताना है। देखो इस क्वेश्चन में बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं। अगर आप उलझ गए तो ये क्वेश्चन जो है आप रोंग ही कर पाओगे। देखो क्या है यहाँ पे, ये जो है 52 है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। देखो कैसे सॉल्व करोगे, हमें क्योंकि बतानी है कितनी गायें हैं, उनकी संख्या बतानी है। बीमार कितनी हुई है इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो 98 है टोटल, हमारे पास क्या है 98 हमारे पास टोटल है। ठीक है, वो कह रहा है उसमें से 52 बीमार हो गया, और उन सभी बीमार में से बीमार कितनी है हमारे पास 52। अब बीमार में से हमें जो है 11 को हमें माइनस करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप इतना करोगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और वो कह रहा है 9 नई गायें हमें तबेले में लाई गई, 9 नई गायें जो है उसमें तबेले में लाई गई। टोटल हमें गायों की संख्या बतानी है 52। ये जो 52 है इसमें आपको जो है उलझन क्रिएट कर सकता है। तो आपको क्या करना है कि हमें तो सिर्फ संख्या बतानी है। ठीक है, संख्या क्या करनी है, यहाँ पे देखो 98, 11 को माइनस करना है, -11, और 9 जो है आई हैं तो 9 जो है उसमें जोड़ देना है। 52 - 11, बहुत से जो बच्चे जो है यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। 52 - 11 लिख सकते हैं, 98 -52 -11। तो यहाँ पे जो है कन्फ्यूजन हो सकता है बहुत बच्चों को। अरे भाई 52 का हमें क्या मतलब है, हमें मतलब ही नहीं है 52 से, कुछ भी हो यहाँ पे। ठीक है, कितनी बीमार हुई है हमें मैटर ही नहीं करता कि बीमार। ठीक है, हमें तो सिर्फ कितनी गायें हैं, संख्या कितनी है वो हमें बतानी है। ठीक है, तो ये जो है हमारा यहाँ से रॉन्ग है। तो 98 - 11 ये हो जाएगा हमारे पास 87, और प्लस के 9, तो ये हो गया हमारा 96। ऑप्शन कहाँ है हमारा, ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, एक फ़ोटो को देखकर एक लड़के ने कहा,
ठीक है, वो मेरे पिताजी के माताजी के इकलौते बेटे की पत्नी है। फ़ोटो वाली महिला का लड़के के साथ क्या रिश्ता है, ये हमें बताना है। देखो क्या करोगे आप, फ़ोटो है, ठीक है, अब मान ली ये जो है कोई लड़का है, ठीक है, ये बॉय है कोई, वो जो है किसी लड़की मतलब देख रहा है फ़ोटो में, मान ली उसे देख रहा है, हमें नहीं पता वो कौन है। अब वो क्या कर रहा है, महिला है तो हम यहाँ पे उसे माइनस से डिनोट करेंगे। अब क्या कह रहा है वो, लड़के ने कहा वो मेरे पिताजी। अब चलो देखो, जैसे वो कहता है ना कि मेरे पिताजी, तो उसके पिताजी कहाँ होते हैं, उससे ऊपर होते हैं, पहले जो है पैदा हुए होते हैं, तो पहले जो है मतलब उससे ऊपर ये उसके हो गए पिताजी, मतलब कि फादर, ठीक है, प्लस में। अब वो कह रहा है पिताजी की माताजी आ चुकी है, तो वो अब जो है माताजी को पहुँचो, ये उसकी होगी माताजी, उससे पहले हुई होती है माताजी का मतलब माइनस साइन, ये उसकी मदर है। अब वो क्या कह रहा है, माताजी के इकलौते बेटे। अरे भाई इकलौते बेटे, अब इकलौता बेटा जो है कौन है, अरे भाई उसका फादर ही तो है, ठीक है, इस माताजी के इकलौते बेटे, तो इकलौते बेटा कौन है, माताजी का फादर हो गया, ठीक है भाई, यहाँ पे हम आ चुके हैं। वो कह रहा है कि पत्नी, इसकी कौन है, पत्नी, ये होगी पत्नी, ठीक है, ये जो है उसकी वाइफ हो चुकी है, हाँ जी वाइफ हो चुकी है। तो फ़ोटो वाली महिला का लड़के के साथ क्या संबंध है, इस महिला का इस लड़के के साथ क्या संबंध है, बताओ आप क्या संबंध होगा। यहाँ पर आप देखो, ये जो इसकी वाइफ है, अरे भाई ये जो इसका पिता है, ये इसकी पत्नी है, तो ये तो जो है इसकी माता हो गई ना। तो ऑप्शन 1 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे 4 जोड़ी शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक जो है भिन्न, जो अलग होगा, विषम होगा, उसको हमें फाइंड करना है। पहला क्या है, एक्वेटिक फिश। एक्वेटिक का मतलब क्या होता है, जलीय, हाँ जी जलीय जो है फिश है, हाँ जो फिश जो है जल में, देखो क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो फिश जो है, हाँ जी वो क्या रहती है, जल में रहती है, ठीक है, पहला संबंध यहाँ से ऐसे निकलता है। एम्फियोबैटिक क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल कहाँ रहता है, जो क्रोकोडाइल है वो कहाँ रहता है, एम्फियोबैटिक में रहता है। एम्फियो मतलब इसमें रहता है, मतलब क्या है कि वो एम्फियोबैटिक का मतलब क्या है, जल में भी और जो है धरती पर भी रहता है क्रोकोडाइल, बिल्कुल सही बात है। जो एरियल है, बैट जो चमगादड़ होती है वो हवा में रहती है। एरियल का मतलब कहाँ होती है, हवा में, ठीक है, बैट का जो चमगादड़ होती है वो हवा में रहती है, एरियल में रहती है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है हमारा, बिल्कुल जो है। लेकिन टेरेस्ट्रियल, ये जो है ऑक्टोपस दिखा रहा है, ऑक्टोपस मतलब कहाँ रहता है, वो बोल रहा है टेरेस्ट्रियल, ऊंचाई वाले स्थानों पर क्या ऑक्टोपस रहते हैं, भाई तो जलीय जीव है, तो ऑक्टोपस जो है यहाँ पे करेक्ट, सॉरी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ये हमारा जो है अन्य से भिन्न है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, साइन एक्स दिया हुआ है हमें, tan x प्लस कोस एक्स की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। अब साइन एक्स देखो हमारे पास क्या होता है, इस त्रिभुज में साइन एक्स की वैल्यू, हम tan x, हम ये जो त्रिभुज क्यों बना रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें जो है, क्योंकि साइन की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, लम बटे लम है, और कर्ण कौन है, 5 है, हमें जो है इसकी वैल्यू बता सकते हैं। हम कैसे निकाल सकते हैं, हम 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, उसका भी पूरे का अंडर। ये मैं पूरा इसलिए सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को जो है इतना भी पता नहीं होता है। 5 का स्क्वायर मतलब ये जो 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, इधर से निकलता है 9, ये हो गया हमारे पास 3, तो यहाँ से जो है वैल्यू निकल जाती है 3। इतना क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब बस हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ से क्या किया था मैंने, ये निकला था हमारा 4, 5 और यहाँ से वैल्यू निकल गई 3। tan x और cos x की वैल्यू होती है हमारे पास क्या, tan का मतलब क्या होता है, tan लंब बटे आधार, ये बटे आधार कहाँ है 3, तो tan की वैल्यू हम लिख देंगे tan लंब बटे आधार, सॉरी एक मिनट गुना नहीं है, ये प्लस है, प्लस उसके बाद क्या करें cos x, लंब cos x का मतलब क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कौन है ये, कर्ण कौन है ये, हाँ जी समझ में आ गया। बस अब इसको यहाँ से सॉल्व करना है, नीचे से हम एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 15, 3 पंजे 5 चौक 20 और इधर से 5 तिया 4 तिया 12, तो कितना निकलता है हमारे पास यहाँ से 20, सॉरी ये यहाँ पे 3 है हमारा, क्योंकि देखो कोस एक्स की वैल्यू, कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार तो हमारे पास ये है, हाँ जी ये हमारे पास है आधार बटे कर्ण, तो 5 तिया 15, 3 तिया 9 हो चुका है यहाँ पे 9 है, तो 20 + 9 ये हो जाएगा 29 बाय कितना 15 हो चुका है, हाँ जी, तो ऑप्शन 29/15 ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, दी गई संख्याओं को निम्न में से कौन सा आरोही क्रम सही होगा, ये हमें बतानी है। अब पहले देखो हमारे पास यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी सिर्फ 3 संख्याएं हैं और कोई नंबर यहाँ पे नहीं है, मतलब कि हमें जो है इन्हीं को सॉल्व करना है। 1/3 की हम वैल्यू क्या होती है 0.33 इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखो दूसरी तो इसने दी हुई है 0.3 और थर्ड उसने क्या बोली है
2/8, 2/8 को आप कैसे लिख सकते हो? 2/8 को आप लिखोगे, क्या लिखोगे आप 2/8 को? ये 2/8 को वैल्यू सॉल्व करो, 0.25। जब मैं 8 से 2 को डिवाइड करूँगी तो 0.25 यहाँ से वैल्यू निकलती है। बस अब यहाँ से इन तीनों को सॉल्व करना है। बोल रहा है कि आरोही क्रम में लिखना है। सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या 0.25 है, और फिर उसके बाद है हमारी 0.3 है, और उसके बाद 0.33 होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये 0.33 है। तो कौन सा है ऑप्शन हमारा? 2/8। ऑप्शन सी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है सरल करना है इसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 12, यहाँ पे क्या है 27। 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 12 को 2 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं। 27 को हम लिख सकते हैं, ये पूरा का अंडर रूट है। देखो ऐसा मैं इतना भी खोल कर ओपन करके मैं इसलिए समझा रही हूँ कि बहुत से बच्चों को जो है इतना भी कन्फ्यूजन होता है उन्हें। ठीक है, अब 27 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3। ठीक है, अब यहाँ से अंडर रूट के अंदर 2 है, ये हो जाएगा बाहर, और अंडर 3 अंदर, और इधर से 3 बाहर हो चुका है, 3 अंदर। अभी कितना रह गया हमारे पास? 2 की गुणा करेंगे 3 में, और अंडर रूट 3 इंटू 3 कितना होता है? 3 हो जाता है। तो अंडर रूट 3 इंटू 3 मतलब कि 3 इंटू और 2 की गुणा 3, तो 6। तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या है? करेक्ट आंसर है। देखो इस तरह के क्वेश्चन जो है रेलवे के एग्ज़ाम में ये प्रीवियस ईयर है और कई बार पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन दिया हुआ है ये, हाँ जी, यहाँ पे हमें बताना है कि विलुप्त संख्या जो है यहाँ पे क्या आने वाली है सीरीज़ में। निम्नलिखित क्रम में प्रश्न चिन्ह, यहाँ पे हमें बताना है कि क्या आने वाला है। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन को देखते पहले आपको हिट करना चाहिए कि क्वेश्चन में सबसे पहले सीरीज़ वाले क्वेश्चन में मैंने आपको कई बार बोला है कि सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि कहीं जो नंबर है जो है हमारे कहीं स्क्वायर क्यूब इसके आसपास तो नहीं पड़े हैं। ये हमारी पहली प्रायोरिटी होती है, पहली वाली। ठीक है, सेकंड हमें उनके प्लस माइनस करना होता है। अगर संख्याएं दूर ज़्यादा नहीं है तो हमें सेकंड में ये चेक करना होता है। थर्ड में हमें क्या करना है? हमें गुणा भाग वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है जब हमारे पास संख्याएं जो है ज़्यादा दूर नहीं होती है। ये हमें थर्ड में करना होता है। ठीक है, इस तरह की आप जो है अपनी सीरीज़ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टिक अप्लाई कर सकते हैं। अब चलो देखो हमें क्या करना है। पहले प्रायोरिटी क्या होती है हमारी? कई संख्याएं जो है आसपास तो उसके स्क्वायर क्यूब के आसपास तो नहीं है। ये आप देखो, आपको अगर 2 को नहीं पता चल रहा इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसे अभी रहने देते हैं। 63 को आप समझो, ये है हम 64 -1 लिख सकते हैं। हाँ जी लिख सकते हैं। 28 को हम लिख सकते हैं 27 + 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। 216 को हम लिख सकते हैं, सॉरी 215 को हम लिख सकते हैं 216 -1 लिख सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है। अब 7 को हम लिख सकते हैं 8 -1, और 2 को हम लिखेंगे 2 हाँ जी सॉरी 1 + 1 लिख सकते हैं। क्या आपको कुछ समझ में आया? हाँ जी, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है उसमें क्या होने वाला है? हमारे पास प्लस होने वाला है। इतना तो क्लियर हो चुका है। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की क्यूब, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की क्यूब -1 लिख सकते हैं। 27 को हम लिख सकते हैं 3 की क्यूब +1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा इसको लिख दिया हमने। 64 को हम लिख सकते हैं 4 की क्यूब -1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम 4 की क्यूब -1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है उसे हम अब वो आएगी हमारी 5 की क्यूब। अब देखो जैसे कि मैंने बोला है यहाँ पे प्लस आने वाला है, तो 5 की क्यूब +1 ये हमारी वैल्यू यहाँ पे आने वाली है। 5 की क्यूब क्या होती है? 125 होती है। अब +1 का मतलब हाँ जी 126 कहाँ पे है, किस ऑप्शन में है ये हमें देखना है। 126 ऑप्शन सी हमारा क्या है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा ट्रिक के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ। अब नेक्स्ट है राज क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो है बराबर दूरी तय करता है। कुल जो है 52.5 मिनट का समय लेता है। कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है? देखो सबसे पहले तो क्या है, कोई भी समय दूरी का अगर आप क्वेश्चन देखो, इसकी ट्रिक क्या होती है? आपको जो है s = d/t या फिर d = st, ये आपके माइंड में, या फिर t भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, t का मतलब d/s। हाँ जी, ये जो है आपके माइंड में हिट करना चाहिए। कोई एक भी अगर आपके माइंड देखते ही इस तरह के क्वेश्चन को आपको हाँ जी हिट करना चाहिए कि या तो हम ऐसे माइंड हमारा इसके ऊपर फोकस हो चुका है। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है। ये मैं क्यों समझा रही हूँ अब आपको समझ में आएगा। किसी भी समय दूरी के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इनसे हिट करना होगा। ठीक है, अब आप देखो क्या हुआ यहाँ पे। राज क्रमशः जो है क्या बोल रहा है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले तो वो क्या कर रहा है? 4 किलोमीटर घंटा, और समान दूरी बराबर दूरी जो है तय कर रहा है। हम हमारे पास जो है ये दूरी बराबर है, यहाँ से एक दूरी है और बराबर दूरी यहाँ से ये।
ये दूरी यहाँ मान लिया हम x मान लेते हैं, ये भी x मान लेते हैं, ये भी x हो चुकी है। वो क्या कह रहा है कि इसे जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, ठीक है। अब दूरी बटे समय हम कर लेते हैं, प्लस दूरी बटे इस वाली दूरी को 4 की, ठीक है। स्पीड क्या है 4 की, इस वाली दूरी के साथ स्पीड क्या है उसकी 8 की, ठीक है। और वो क्या कह रहा है टोटल टाइम 52.5 मिनट लगा है। ये क्या है हमारे पास मिनट है। पहले तो देखो बहुत से बच्चों को इतना कन्फ्यूजन रहता है, वे सोचते हैं कि यार ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे क्या है, ये कि हमारे पास जो x है ये हमारे पास क्या है दूरी है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है दूरी है, मतलब कि ये किलोमीटर में है, नीचे क्या है किलोमीटर पर हावर है। के किलोमीटर से किलोमीटर पर जो है कट जाएगा, हावर जो है ऊपर जाके चला जाएगा, तो हावर बचेगा मतलब कि घंटा बचेगा, मतलब कि समय बचेगा। तो ये क्या है एक समय ही तो है, ये भी समय है, ये भी समय है, और ये हमारे पास क्या है इधर समय है। और इस पहले तो डॉट हटा लेते हैं, सॉरी एक मिनट, यहाँ से हम जो नीचे 10 लिख देंगे। अब वो कह रहा है कि हमें ये जो मिनट है, मिनट को हमें जो है पहले तो घंटा बनाना पड़ेगा, क्योंकि इधर भी जो है हमारे पास घंटा चल रहा है, इधर घंटा है तो इधर भी घंटा होगा। अब घंटे को मिनट बनाने के लिए हम क्या करते हैं गुणा कर देंगे 60 की, ठीक है। हाँ जी, ये जो है हमारे पास गुणा है, ठीक है। ये 60 से गुना हो चुकी है। अब बस इतना आपको क्लियर हो चुका है, इतना ही समझना पहले बहुत ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जिन्हें इतना भी पता नहीं होता है, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, और सबसे पहले मैंने आपको बोला था क्यों हिट करते हैं हम, यही बहुत ज़रूरी होती है। ये हमारे पास क्या है d/s और s इक्वल टू dt, हाँ जी d इक्वल टू एस टी। आपको हमेशा समय दूरी क्वेश्चन को देखते सार हिट करना है। अब देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, ये हमारे पास x था, हमारे पास डिवाइडेड बाय कितना था 2 प्लस x बाय कितना था 4 प्लस x बाय 8 इज इक्वल टू 2.5। ये 60 तो होगा, और पॉइंट लगाने के बाद जीरो भी, पॉइंट हटाने के बाद जीरो भी यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। इतना हो चुका है। अब हम बस इसको सोल्व कर लें। यहाँ पे हमारे पास होगा 8 एलसीएम, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। इतना क्लियर होता है। यहाँ से एक्स जो बाहर चल रहा है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो 5 डिवाइड बाय नीचे जो है सेम वैल्यू है 600, ठीक है। अब यहाँ से आप जो है ये जो 4 है, 4 2 और 1 इसको हम लिख सकते हैं कितना 7 लिख सकते हैं। तो 7x/8 यहाँ से है। हमें जो है कुल दूरी हमें बतानी है, तो हमें जो है x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। x जो है यहाँ से निकल जाएगा, तो x कैसे निकलेगा, यहाँ पे आप देखो x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, जो हमारा इधर से 525 चल रहा था डिवाइडेड बाय 600, इधर से हमारे पास क्या था 7x/8 था, इधर जाके 8/7 गुना में हो जाएगा, ठीक है। अब बस यहाँ से इसको सोल्व करना है। यहाँ से अगर मैं इसे काटूँ तो कितनी बार कटेगा, 7 और 5 बार, हाँ जी 75 बार एक जो है कट जाएगा। और 75 अट्ठे हमें पता होता है कि 600 होते हैं, 75 अट्ठे कितने होते हैं 600। अब 8 से इसे काट लेंगे 1 बार, मतलब कि जो वैल्यू है यहाँ पे 1 निकल जाती है x की, ठीक है। अब बस कुल दूरी हमें बतानी है भाई। कुल दूरी मैंने आपको बोला था एक 3 हिस्सों में जो है वो दूरी थी, ये x थी, ये भी x थी, ये भी x थी, तो कुल दूरी कितनी होगी 3x हो चुकी है। तो कुल दूरी हमें बतानी है 3, सॉरी एक मिनट, यहाँ से 3x, मतलब कि 3 की गुणा करेंगे 1 में, तो कुल दूरी हमारे पास क्या है, ऑप्शन डी क्या है करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, एक टैंक में 2 छिद्र हैं। पहला छिद्र अकेला जो है टैंक को 9 मिनट में खाली करता है, दूसरा 8 मिनट में खाली करता है। यदि रिसाव एक स्थिर दर से हो रहा है तो दोनों छिद्रों द्वारा टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है आपको पता होगा कि जब हम देखो, या तो आप इस एलसीएम मेथड से करो या फिर सिंपल वैसे भी हम कर सकते हैं। जब हम ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है तो हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। एलसीएम मेथड भी बहुत सिंपल होता है, आप चाहे तो उससे भी कर सकते हैं। तो सिंपल क्या होता है यहाँ पे हमारा तरीका 1/, देखो हम पहले भाग निकाल लेते हैं। 1/9 मिनट पे खाली करता है, तो एक भाग कितने में करेगा, सॉरी 9 मिनट में खाली करता है, तो एक भाग होगा 1/9 में, दूसरा क्या है 1/8 में, और ठीक है। बस ये हमें सोल्व करना है। 1 मिनट में क्या खाली जो भाग होता है ये हमें पता चल जाता है। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, 9 अठे और 8 निम 72, तो टोटल कितना हो गया, हाँ जी 70/72 आ चुका है। ये टोटल हमारा जो है एक भाग 1 मिनट में जो है भाग खाली हुआ भाग होता है। अब समय कितना लगेगा, 72/17 लगेगा। उल्टा कर देंगे इसको समय निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए, तो 17 से जो है इसे डिवाइड कर देंगे। 17 चौका 68 और यहाँ से 4 बचने वाला है, तो 17। ऑप्शन डी हमारा क्या है, हाँ जी ऑप्शन डी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है 10a 15/8
10b 7/24 है, तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इस तरह के क्वेश्चन को जब आपको नहीं पता चलता कि क्या हमें क्वेश्चन में यहाँ पे देखने से हमें क्या करना है, तो कोई बात नहीं, आप जो है क्वेश्चन को उल्टा सॉल्व करने की कोशिश करते हो। उल्टा का मतलब 1 इसकी वैल्यू होती है साइन a माइनस बी। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो चाहे इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, अब उसके अनुसार भी कर सकते हैं इसको, लेकिन साइन ए वाला बहुत ईजी होता है, हर एक के आगे भी होता है। तो आप इसको ऐसे करिए 1 अब साइन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए सॉरी इसको हम लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी को साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी, हम जो है इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको क्या चाहिए क्वेश्चन में। हमें चाहिए ए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए और ये चाहिए। तो मतलब कि साइन ए और कोस ए हम यहाँ से निकाल सकते हैं, साइन ए और कोस ए जो है हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इतना क्लियर हो चुका है। और इधर से भी साइन बी और कोस बी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन में क्या करना होगा। साइन ए और कोस ए चाहिए आपको, साइन बी और कोस बी चाहिए। ठीक है, अब वही हम जो है करने वाले हैं क्वेश्चन में, यहाँ पे वही हमें करना है। यहाँ से हम जो है देखो क्या होता है, ये उनके लिए जिन्हें बहुत जो है पता नहीं होता, कन्फ्यूजन भी काफ़ी रहता है। तो आप यहाँ पे देखो 10 ए दिया हुआ है, 10 लंबटे आधार होता है। हाँ जी, 10 लंबटे आधार होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, कर्ण की 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, उसका भी पूरे का अंडर रूट। ठीक है, अब 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 8 का स्क्वायर क्या होता है 2 64, और पूरे का अंडर रूट अगर मैं दूँ तो अंडर रूट में यहाँ पे आप देखो ये कितना हो जाएगा 289, इसकी वैल्यू हो जाएगी 289 अंडर रूट में ये हो जाएगा 17। देखो 17 निकल चुका है, यहाँ से 17 आ चुका है। समझ में आ गया मैंने ऐसा क्यों किया। देखो भाई मैं ऐसा क्यों, यहाँ से 17 हमारा निकल चुका है, ये हमारा 15 और इधर से 8। 10 ए है, हमें क्या निकालना था, हमें साइन ए चाहिए और यहाँ से कोस ए चाहिए। ठीक है, तो साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन ए आप यहाँ से निकाल सकते हैं 15/8। साइन की वैल्यू क्या होती है 15 लंबटे कर्ण होती है 15/17 होती है। इसी तरीके से आप कोसे की वैल्यू निकाल सकते हैं 8/17 होती है। क्लियर हो चुका है। अब चलो चलते हैं इस वाले से हम निकालते हैं। हाँ जी, एक मिनट, इस वाले से हमें 10b से हम जो है निकाल लेते हैं। ये देखो 10b दिया हुआ है, लंबटे आधार दिया हुआ है, ये हमें फाइंड करना है। यहाँ से क्या निकलेगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और हाँ जी इधर से हमारे पास होता है 24 का स्क्वायर कितना होता है, आपको पता होगा 24 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 576 जो है हमारा होता है इसका स्क्वायर। अब बस इसका अंडर रूट में अगर मैं रखूँ तो 625 ये जो जोड़ने के बाद आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे जो है हमारा 25 आ जाएगा। समझ में आ गया क्या हमें करना है। यहाँ से आप साइन बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से आप कोस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इतना क्लियर हो चुका है। चलो अब बस इसको वैल्यू को पुट करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला क्या था हमारे पास, हाँ जी 1 साइन ए इंटू कोस बी माइनस हाँ जी कोस ए इंटू साइन बी था, ये हमारे पास फॉर्मूला था। बस यहाँ पे आपको वैल्यू को पुट करना है। 1 साइन ए मेरा क्या निकला था 1/15/17। ठीक है, साइन ए ये था पहले वाले त्रिभुज के अनुसार, कोस बी दूसरे के अनुसार 24/25 था। ठीक है, हाँ जी ये सब जो है माइनस में चल रहा है। और जैसे कोस ए हमारे पास क्या है 8/17 था, और साइन बी हमारे पास क्या था 7/25। इतना समझ में आ गया। ये हमें बस जो है सॉल्व करना है यहाँ से, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। सॉल्व करने के बाद आप जो है इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास सॉल्व होने के बाद ऑप्शन ए, हाँ जी 425/304 यहाँ से जो है वैल्यू इसकी निकल जाएगी। ऑप्शन ए हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। ये देखो मैं आपको इतना शॉर्ट वे में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि स्क्रीन पे जो है यहाँ पे सॉल्व करने की यहाँ पे इस स्पेस नहीं है। आपको जो है अगर आप अपने रफ पेपर पे करोगे तो आप ऐसे ऐसे सॉल्व करके वैल्यू को पुट कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, रोगों को फैलाने वाले कीड़े को क्या कहा जाता है, उसे बोला जाता है, देखो ट्रांसमीटर दिया हुआ है यहाँ पे, ट्रांसपोर्टर दिया हुआ है, वेक्टर दिया हुआ है, लिफ्ट दिया है। वेक्टर हम जो है रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को नाम देते हैं वेक्टर या वाहक कहते हैं उसे। तो ऑप्शन बी क्या है करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भिन्न आकृति की पहचान हमें करनी है। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सी अलग मतलब विषम है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये डार्क पार्ट है, ये भी डार्क पार्ट है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे डार्क पार्ट है, ये भी डार्क पार्ट में जो है बना हुआ है, यहाँ भी ये भी डार्क पार्ट में और ये भी डार्क पार्ट में बना हुआ है। लेकिन ये जो है डार्क पार्ट में नहीं
बना हुआ है। तो ऑप्शन 2 हमारा क्या है, विषम है। ऑप्शन 2, हाँ जी, ये देखो 2 कहाँ पे है, 2 जो है सी के साथ, मतलब कि 3, ये बोला हमारा जो है ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, कुछ कौवे रोते हैं, कथन दिया हुआ है, निष्कर्ष तक हमें पहुंचना है। रोने वाले सभी कौवे सफ़ेद हैं, कुछ कौवे काले हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पे देखो इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। कुछ कौवे, ये क्या है, कौवे क्या है, रोते हैं। ठीक है, कुछ कौवे रोते हैं, तो रोते ये हो गया। और वो कह रहा है रोने वाले सभी कौवे सफ़ेद हैं। रोने वाले सभी कौवे, देखो रोने वाले कौवे तो ये है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सफ़ेद। उसके बाद क्या कह रहा है, कुछ कौवे काले हैं, कुछ कौवे ये हो गया, देखो काले कर दिया हमने यहाँ से। ठीक है, ऐसे जब कुछ की वैल्यू होती है तो हम उसको वेन डायग्राम में ऐसे शो करते हैं। कम से कम, आंसर देख, निष्कर्ष क्या है यहाँ पे देखो, कम से कम एक काला कौवा है। कम से कम एक काला, ये जो काला कौवा है ये वाला, मतलब ये जो पार्ट है वो क्या है, रोता है। भाई यहाँ पे तो रोता हुआ जो है अलग है, तो ये तो जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, सभी सफ़ेद कौवे रोते हैं, सभी सफ़ेद कौवे, ये सफ़ेद है वैसे तो उसने बोला है ना। ठीक है, यही तो उसका जो है उसमें कथन था कि सभी रोते हुए कौवे यहाँ पे क्या है, सफ़ेद है, और सभी जो है सफ़ेद कौवे रोते हैं। तो ये वाला जो है यहाँ पे ऑप्शन, हाँ जी, ये निष्कर्ष जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देखो क्या होता है ना, ये निष्कर्ष वाले और जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको थोड़ा सा अपना माइंड को सेट करना है यहाँ पे। जो एक्चुअल में बस हमें निष्कर्ष, मतलब कि हम एक जैसा कि वो बोल रहा है हम बस उसको वैसे ही मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो कम से कम एक काला कौवा है, ये काला कौवा है वो जो रोता है। ठीक है, अब ये जो काला कौवा है हम इसको अलग से मान रहे हैं कि ये जो है रोता है। भाई रोता हुआ तो मैंने आपको बोला ना, जैसा वो बोल रहा है हम उसको ऐसा ही मान लेते हैं। इसमें ज़्यादा आप कन्फ्यूजन क्रिएट मत करना। ये काला कौवा ये रोता है, ये रोता हुआ तो इधर है, तो ये तो नहीं है। ठीक है, बस आपको ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है कथन और निष्कर्ष के ऊपर, आप चाहे तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, आपको हर चीज़ जो है क्लियर हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, नीचे निम्नलिखित जानकारी को ध्यान में पढ़ना है और उत्तर पर आधारित प्रश्नों को उत्तर देना है। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ना है और उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर देना है। यहाँ पे आप देखो ये हमारे पास कुछ जो है प्रश्न है और उसके बेस पे हमें इनका आंसर फाइंड करना है। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एच जी का अर्थ है एच जी की माँ है, सॉरी प्लस का, और माइनस का सॉरी डिवाइड का अर्थ है एच जी की बेटी है, माइनस का अर्थ है एच जी का पति है, और गुणा का अर्थ है एच जी की आंटी है। ठीक है, हमें बताना है कि टी एच की माँ, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, हाँ जी से नीचे कर लेते हैं एक मिनट, कौन से ऑप्शन में जो है टी एच की माँ है, हमें ये फाइंड करना है। देखो क्या इसकी एक ट्रिक होती है, यहाँ पे आप देखो क्या करना है, हमें बताना है कि टी एस की माँ है, मतलब कि टी को फीमेल साबित करना है, टी जो है एस की माँ है, तो एस जो है हमारा नीचे आएगा और टी ये माँ है, इसको फीमेल है, इसकी ये रिलेशन हमें फाइंड करना है। अब हर एक ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो पहले तो इस क्वेश्चन को आप देखो क्या होता है, कई तरीके होते हैं। ठीक है, हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कौन से ऑप्शन में हमें, क्योंकि देखो टी को माँ साबित करना है, टी को माँ साबित करना है जो है एस की है। ठीक है, अब कौन से ऑप्शन में हमें पहले ये देखना है। सबसे पहले तो लास्ट वाले इस वाले, और यहाँ से चेक करो, आप यहाँ से तीनों से चेक करो, यहाँ से चारों से। तो W प्लस टी, प्लस का मतलब क्या होता है, एच जी की माँ है। यहाँ पे कह रहा है मतलब जो पहले वाला है, कन्फ्यूजन मत करना, क्योंकि कन्फ्यूजन जो अगर हो गया आप जी को एच की माँ बना दोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एच जी की माँ है, पहले वाला जो है माँ है, तो यहाँ पे W जो है माँ है, ये जो है फीमेल है। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है। चलो यहाँ से देखो भाग वाले पे आ जाओ, एच जी की बेटी है, यहाँ पे ये जो है फीमेल हो चुका है, एच जी की बेटी है। दूसरे वाले में भी यहाँ पे जो है जी ये जो है बेटी है। ठीक है, W जो है यहाँ पे पहले वाला याद को आपको याद रखना है कि पहले वाला है, कभी आप दूसरे को बेटी बना दो, पहले वाला जो है बेटी है। ठीक है, भाग वाले में एच जी की बेटी है, इतना क्लियर हो चुका है। अब फोर्थ वाले में थर्ड वाले में देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, माइनस में एच जी का पति है, W जो है पति है, ये पति है, ये पत्नी है। मुझे क्या साबित करना था, मुझे टी एस की माँ साबित करनी थी, मतलब कि टी जो है माँ है, मतलब फीमेल मुझे यहाँ पे साबित करनी थी। यहाँ से मेरा देखो क्या निकलता है, यहाँ पे आप देखो W
डब्लू मेरा यहाँ से फीमेल निकला, यहाँ से फीमेल निकला, यहाँ से भी फीमेल निकला, लेकिन यहाँ पे अभी आपको चलो अगर आपको नहीं पता है, ठीक है, यहाँ पे मेरा डब्लू जो है मेल निकल रहा है, यहाँ पर टी जो है फीमेल निकलती है। चलो इस ऑप्शन को जो है हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। एस जो है भाग वाले में देखो, एच जो है जी की बेटी है, मतलब कि एस जो है पहले वाला जो है डब्लू की बेटी है। अब पहले वाला कौन है? पहले वाला है हाँ जी एस है हमारे पास, पहले वाला जो है ये बेटी है, और डब्लू कौन है? अब देखो डब्लू की बेटी है, ये जो है बेटी है इसकी, और उसने यहाँ पे क्या बोला था? टी जो है इसकी माँ है, ठीक है। अब जब ये बेटी है, इसकी भी बेटी है, तो ये तो जो है पति पत्नी हो गए, ये जो है प्लस हो चुका है, ठीक है। अब यही तो हमें साबित करना है कि टी एस की माँ है, कहाँ पे है? यही हमारा जो है हाँ जी ये जो है इसकी माँ को जो है रिलेट करता है, यही जो है सही संबंध बताता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है? हाँ जी यहाँ से करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। इस तरह के क्वेश्चन पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिर्फ इसी तरह के जो है क्वेश्चन होंगे उम्र पर आधारित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर राइडिंग करते हुए वापस आने में 9 घंटे 25 मिनट का समय लेती है। वह चलते हुए दोनों रास्ते 11 घंटे 20 मिनट में तय कर सकती है। उसे राइडिंग करते हुए दोनों ओर का रास्ता तय करने में लगने वाला समय हमें बताना है। देखो हाँ जी, आपको मुझे लगता है बहुत से बच्चों को जो है कन्फ्यूजन हुआ होगा, और कन्फ्यूजन तय भी है, ठीक है। देखो आपको क्या करना है, जिन बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं हुआ है और आप कर सकते हैं, वे मुझे कमेंट करके बताएं कि कितनी जल्दी आप जो है इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब देखो यहाँ पे देखो, जिन्हें कन्फ्यूजन नहीं हुआ है वे कमेंट करके बताएं मुझे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उनके लिए है जिन्हें कन्फ्यूजन हुआ है। यहाँ पे अब देखो स्नेहा एक स्थान से चली। अब आप देखो यहाँ पे क्या करना है, देखो ये उसका एक स्थान है, यहाँ से वो चली और वापस जो है उसी स्थान पर आई। यहाँ पे जो है पैदल चली और क्या करा है, चल कर यहाँ पे देखो यही जो है, और राइडिंग करते हुए, ये राइडिंग करते हुए आई, ठीक है। टोटल ये एक स्थान है और कितना समय लिया? 9 आवर का, मतलब इतने का समय जो है उसने लिया। फिर वो क्या कर रहा है, वह चलते हुए दोनों ओर का रास्ता, यहाँ पे भी पैदल, यहाँ पे भी पैदल, और जो है कितना टाइम लिया? 11 घंटे का। यहाँ पे भी जो है मतलब देखो मैं सिर्फ से समझाने के लिए बोल रही हूँ, 11 घंटे समथिंग का टाइम लिया। उसके बाद वो बोल रहा है उसे राइडिंग करते हुए, भाई दोनों ओर राइडिंग करे यहाँ से, और राइडिंग करे यहाँ पे भी राइडिंग हो, यहाँ पे भी राइडिंग हो, तो टोटल टाइम हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन का परिभाषा है, समझ गए आप। अब देखो यहाँ पे अब क्या करना है, हाँ जी थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं। दोनों ओर उसने हाँ जी राइडिंग की, एक तरफ पैदल चला, तो मतलब कि P+R जो उसका टाइम लगा पैदल चलने में, ठीक है। तो यहाँ पे वो निकलता है हमारे पास 9 घंटे 9 आवर, कितना निकलता है? 9 आवर 25 मिनट निकलता है, हाँ जी ये 25 मिनट हो गया। अब वो कह रहा है दोनों ओर जब वो पैदल चलता है, पैदल चलने में कितना लगता है भाई? 11 घंटे, यहाँ पे देखो, ठीक है 11 आवर और जी 20 मिनट निकल चुका है। अब मुझे 2 आवर, मुझे दोनों की राइडिंग चाहिए, हाँ जी ये मुझे चाहिए, समझ गए। यहाँ से देखो आप जो है यहाँ से P की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इस P की वैल्यू आप यहाँ फाइंड कर सकते हैं। इस 2 को जो है नीचे भेज दो 11 के, जब 11 के नीचे आप इसको भेजोगे, 11 घंटे हैं और यहाँ से 20 मिनट है, इस 2 से इसे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2 पंजे 10, मतलब कि 10, तो 10 घंटे हैं, तो पूरे 5 बार कट जाएंगे, 1 घंटा बचेगा, मतलब कि 60, हाँ जी 60 बचेगा, और 60 जो है मिनट जो है इधर आके ऐड हो जाएंगी, तो कितना है? मतलब 80 मिनट हमारे यहाँ से जो है होंगी, 80 मिनट टोटल होंगी। अब इस 80 को हमें 2 से डिवाइड करना है, तो 5 घंटे 40 मिनट यहाँ से इसकी वैल्यू निकल जाएगी। 5 घंटे 40 मिनट यहाँ से इसकी वैल्यू निकलेगी। 2 जो है P की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये निकल गई 5 घंटे 40 मिनट। उम्मीद करूँगी आपको जो क्लियर है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे प्लेस करनी है, ठीक है, 5 घंटे 40 मिनट आपको यहाँ पे प्लेस करनी है। अब बस R की वैल्यू को आपको फटाफट से निकाल देना है, ठीक है। क्या करना है, इस 9 आवर 25 मिनट में से 5 आवर जो है 40 मिनट आपको माइनस कर देना है, ठीक है। देखो कर लेते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास, हाँ जी 1 मिनट, कितना था? 9 आवर 25 मिनट से हमें माइनस करना है 5 घंटे हाँ जी 40 मिनट, ये मिनट है, ठीक है। ये जो है हमें मैं यहाँ से माइनस करने हैं। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे देखो इधर से जो है एक इधर चला जाएगा, देखो यहाँ पे मिनट जो है कम है ये, और यहाँ पे क्या 40 मिनट है, ठीक है। ये भी मिनट है, ये भी मिनट है, हाँ जी ये 1 मिनट, ये मिनट है। अब एक यहाँ से 1 घंटे जो है इधर चला जाएगा, मिनट होगा, तो टोटल हमारे पास क्या होगी? 60 और 25 कितना हो गया? 60 और 25 ये
85, 85 में से आपको जो है 40 को माइनस करना होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे कम है तो 25 में से हम 40 को तो माइनस नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमने जो है 60 इधर करके मिनट, 1 घंटा कम हो जाएगा इधर से, और इधर से 40 को हम माइनस कर देंगे। 85 में से 40 गए तो 5 और इधर से 45, तो यहाँ पे हमारे पास जो है 45 मिनट निकल जाती हैं। अब यहाँ पे कितनी रह गया था, 1 माइनस हो चुका था तो 8 यहाँ पे रह गया था, 8। अब 8 में से 5 गए, 8 में से 5 गए मतलब कि 3 घंटे यहाँ पे हमारा निकल चुका है, एक जो है राइडिंग का समय निकल चुका है। अब देखो वो कह रहा है दोनों ओर राइडिंग करे, दोनों ओर का रास्ता हमें बताना है, तो इसकी जो है आपको गुणा करनी होगी 2 में, समझ गए, इस 2 की, ठीक है। तो 2 में जो है हम जो है गुणा कर लेते हैं, ये देखो यहाँ पे गुणा कर लेते हैं 2 में, तो क्या होगा, कितना निकलेगा यहाँ पे निकलेगा, हाँ जी 6 घंटे निकल जाएंगे, और दूसरा यहाँ से 45 गुना 90 मिनट निकल जाएगी। अब भाई 90 मिनट का हम क्या करें, 90 मिनट का कुछ नहीं करना, 60 जो है इधर पहुँचा दो, ये हो जाएगा 7 घंटे और 30 मिनट। 7 घंटे 30 मिनट कहाँ पे है, यहाँ पे आप देखो 7 घंटे हमारा 30 मिनट, ऑप्शन 1 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। देखो यहाँ पे जो है कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, इस क्वेश्चन में आराम से समझना है, और जो है परिभाषा को अगर आप समझ गए आराम से तो आराम से जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वरना उलझन तो तय है 100%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है 3 मिनट 40 सेकंड का फैक्स बिल जो है ₹15 है। 2 मिनट 10 सेकंड का बिल क्या होगा ये हमें बताना है, दशमलव तक 1 दशमलव तक हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। देखो 3 मिनट 40 सेकंड, 3 मिनट 40 सेकंड जो बिल है वो ₹15 है, ठीक है। देखो क्या होता है ना, देखो सबसे जो छोटी वैल्यू क्या है, इकाई हमारी क्या है, 40 सेकंड है, सबको ही हम जो है सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, अब देखो ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये क्या है, 40 सेकंड है, ये 40 और इधर से 3 मिनट, मतलब कि 3 मिनट को हम कर लेते हैं सेकंड में कन्वर्ट, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 40, तो कितना निकलता है, हाँ जी 220 यहाँ से निकलता है। 220 सेकंड का बिल जो है 15 है, ठीक है, ₹15 आ गया। अब हमें बताना है तो एक का कितना होगा, पहले तो 20 का तो हमारा निकल चुका है 15, एक का होगा 15/220, निकालना है 2 मिनट 10 सेकंड का बिल। तो यहाँ पर देखो 15/220 और 2 मिनट का 10 सेकंड का, पहले तो इसको जो है आपको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। 10 में आप जो है ऐड कर दो, 2 मिनट का मतलब 2 की गुना 6 में करो, मतलब कि 180 और 10 कितना हो गया हमारे पास, हाँ जी सॉरी 2 की गुना हम कर रहे हैं 60 में, 6 दूनी 12 यहाँ से, हाँ जी ये जो है 120 है, सॉरी 120 और 10 ये हो जाएगा टोटल 130 यहाँ से भी निकल जाता है। तो मिनट का कितना है, 15/220 है, तो यहाँ से जो है हमें 130 का निकालना है, तो गुणा कर देंगे बस सीधा, यहाँ से 15/220 गुणा करेंगे 130 में। अब वो कह रहा है कि देखो यहाँ पर हर एक जो संख्या है अभाज्य है, कट नहीं रही है, तो आपको जो है सॉल्व करना है, बस यहाँ पे 15 की गुणा करेंगे, हाँ जी 13 में करेंगे और डिवाइड करना है 22 से, तो 15 की गुणा कर लेते हैं, 15 यही हो जाएगा 15, एक मिनट ये इससे कर लेते हैं 45, और 10 से 195 को आपको डिवाइड करना है 22 से, और 22 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 8.8 बार, ये जो है 1 दशमलव तक हमें बताया, तो जो है कट जाएगा। ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, यदि i = 9 है, कैप जो है यहाँ पे 20 है, तो जू की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो i उसने 9 जो कि अल्फ़ाबेटिकल नंबर है उसको बिल्कुल यहाँ पे उसने वही लिखा है, i जो है 9 प्लेस पे ही आता है, ठीक है। ये अगर हम 1 पे आता है, 2 b पे जो है 2 आता है, इसी तरह से z जो है 26 पे आता है, ठीक है। तो i जो है हमारा 9 पे आता है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसने लिख दिया है। तो कैप यहाँ पे उसने दिया है 20। अब कैप को देखो, c को हम क्या लिख सकते हैं, हाँ जी 3 को लिख सकते हैं 3, a को लिख सकते हैं 1 और p को लिख सकते हैं हम 16 प्लेस पे आता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जो है 20 बन जाए, हमें जो है प्लस करना होगा, जिससे कि हमारा 20 यहाँ से निकल चुका है। इस पैटर्न के अनुसार जो है हमें जू की वैल्यू भी फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखो जू z को हम लिख सकते हैं, हाँ जी 26 पे जो है हमारा z होता है, o जो है 15 पे होता है, अगेन जो है ये हमारा 15 पे है, तो हमें बस जो है ऐड करना है। ये ऐड होने के बाद वैल्यू हो जाएगी 56। ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, सरल करना है इस वैल्यू को, मतलब कि यहाँ पे देखो सरल करने के बाद क्या होगा। यहाँ पे देखो 3x है माइनस 4 की गुना अगर 2 में करेंगे 4 दूनी 8, माइनस वाला जो है प्लस चले अंदर हो जाए, सॉरी प्लस वाला जो है माइनस हो जाएगा, माइनस के साथ ये हो जाएगा 4×5 = 20, तो यहाँ से निकलेगा माइनस के 5x माइनस के
20। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है यहाँ से करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है ब्रेन को उसने इस कोड में कोडबद्ध किया है, हेयरफॉल को कैसे लिखा जाएगा ये हमें बताना है। देखो इस क्वेश्चन को मैंने आपको कई बार पहले भी बोला है कि आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, जिससे कि आप जो है जल्दी जो है आंसर तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पे आप देखो ब्रेन, पहले तो आप देखो किस तरीके से जो है पैटर्न फॉलो होता है, पहले ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। BRAIN, इसके बाद है EUDLQ। देखो डी के बाद क्या है CD जो है मिस हो चुका है, E थर्ड नंबर पे हमारा कौन है, E आ चुका है +2। हाँ जी +2 है, ये थर्ड नंबर पे है। इसके बाद क्या है R के बाद क्या है ST, हाँ जी 2 नंबर मिसिंग है, फिर दोबारा से U आ चुका है। AD, हाँ जी 2 नंबर मिसिंग है। BC इसी तरह से यहाँ पे भी 2 नंबर मिसिंग है। N के बाद भी OP, हाँ जी 2 नंबर मिसिंग है और Q आ चुका है। समझ गए आप कि सारी जगह जो है 2 नंबर मिस करके आगे हमें जो अगला नंबर होगा वो हमें लिखना है। यहाँ पे कितना क्लियर हुआ, ऐसे हमें यहाँ पे करना है। अब मैंने आपको बोला है कि ऑप्शन के थ्रू भी आप करिए, क्यों करिए आप देखो कैसे। देखो पहले तो ऑप्शन में देखो कहाँ कहाँ यहाँ पे सेम वैल्यू आई है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे इस शुरुआत में भी सेम है। पहले तो एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ऑप्शन में भी आप जो है लास्ट से अगर आप चेक करो तो आप जल्दी फाइंड कर सकते हो। लास्ट से चेक करते हैं, यहाँ पे RX, यहाँ पे जो है भिन्न, ये जो है अलग आ रहा है, यहाँ पे WH ये भिन्न आ रहा है। तो यही बस जो है हमें इसी वाले नंबर का कोड हमें अगर मैं बता दूँ तो मेरा जो है आंसर जो है फाइंड हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल, हाँ जी। तो अब आप देखो L को अगर मैं L के बाद क्या आता है, 2 नंबर के बाद O ही आता है, इतना तो लिखने की जरूरत है नहीं। U को हम लिख देते हैं, U का क्या होगा, 2 नंबर मिस करने हैं, VW हमें जो है मिस कर दिए। उसके बाद आता है हमारा X आता है, VW मिस कर दिए, X आ गया। अब X बताओ किस ऑप्शन में है, X बताओ आप। हाँ जी ऑप्शन डी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित समीकरण को सही बनाना है और चिन्हों को आपस में बदलना है। देखो यहाँ पे हमें जो इक्वल में यहाँ पे दिया हुआ है 6, ठीक है। इधर वाले पार्ट में भी मुझे जो है 6 करना होगा। क्या जो है हमें यहाँ से जो है फाइंड कर सकते हैं, उनको आपस में एक्सचेंज करके हमें जो है 6 लाना होगा। ठीक है, इस वाले पार्ट की हमें वैल्यू 6 बनानी होगी। अब देखो क्या है, पहले से कुछ सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा समझ में आ जाएगा कि करना क्या है हमें। यहाँ पे देखो 3.5 है प्लस 4 की गुणा साथ में करूँ, हाँ जी 4 की गुणा चलो कर लेते हैं साथ में। इसके बाद क्या है माइनस के 8 जो है आपस में एक्सचेंज करना है। यहाँ पे मुझे माइनस करना होगा, यहाँ पे मुझे गुणा करनी होगी। ठीक है, तो 4 - 7 गुणा 8 तो -7, ठीक है। और इधर से 3.5 प्लस ये हो जाएगा, और इधर से भाग में है हमारे पास 1। अब देखो यहाँ पे आप देखो ये वैल्यू हो जाएगी 3.5 7.5 माइनस 7 × 56, हाँ जी। और इधर से माइनस ये नीचे 1 है तो फर्क नहीं पड़ता। अब क्या 7.5 में से 56 को अगर मैं माइनस करूँ तो क्या मेरा 6 निकलता है? भाई बिल्कुल भी नहीं निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है डी वाला जो है इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। देख तो क्या होता है 3। अब हम जो है इससे करके देख लेते हैं। इससे करके देखने के बाद क्या होगा हमारे पास, ये देखो 3.5 प्लस, हाँ जी 4 × 7। अब जो है इन्हें बदलना है आपस में, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे भाग कर दूँ मैं और इधर से -1 कर दूँ मैं। देखते हैं कि 6 आता है या नहीं। प्लस 4 दूनी ये तो कट जाने वाला है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/2 -1। तो यहाँ से देखो 3.5 माइनस के 2 से अगर मैं 7 को काट दूँ तो 3.5 ही बचता है, हाँ जी माइनस के 1। ये प्लस में है, ये 7 -1, ये जो है हमारा 6 निकलता है। हाँ जी 6 निकल चुका है, राइट साइड भी और इधर से लेफ्ट साइड भी। तो ऑप्शन डी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। भाग और माइनस को बदलने की ज़रूरत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छवि जो है 550 रुपये में 6% की साधारण ब्याज की दर से वार्षिक दर पर उधार लेती है। 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी। देखो भाई इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करना है, यहाँ पे सिंपल तरीका तो यही होता है कि आप जो है पहले ब्याज निकाल लो और उसके बाद जो है इस राशि में आप उसको ऐड कर दो, आपको पता चल जाएगा कि कितनी धनराशि जो है अदा करनी होगी। तो ब्याज निकाल लेते हैं पहले। 550 का 6 का 4 PRT/100 जो इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, हाँ जी ये जो है यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। 5 से 5 दूनी 2 से और 10 से और 12 की गुणा करेंगे 11 में, तो ये हो जाएगा 132। यहाँ से जो है 132 इसकी वैल्यू निकल चुकी है, ये उसका ब्याज है। और अगर कितनी धनराशि देनी है तो 550 में हमें से जो देने वाला जो धनराशि होगी, कुल धनराशि, हाँ जी कुल कितनी होगी 550 में इस 330 को आपको ऐड कर देना है।
ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 682। हाँ जी, ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, दिया गया है ये W जो है -2 है, X जो है 3 है, Y जो है 0 है, Z जो है -1/2 है। तो इस पार्ट की मतलब इसकी जो है हमें वैल्यू बतानी है। देखो कुछ नहीं करना, जो वैल्यू गिवन है वही बस हमें यहाँ पे प्लेस कर देनी है। ये हो जाएगा माइनस के, और इधर से प्लस का, हाँ जी प्लस का W है यहाँ पे, और W की वैल्यू क्या है, W की वैल्यू है हमारे पास -2 है, और नीचे क्या है X की वैल्यू क्या है 3 है। बस यहाँ पे इसको सोल्व करना है। -1/2 -2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस जो है माइनस जो प्लस माइनस होता है वो माइनस हो जाता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ से देखो इसको बस सोल्व करना है। यहाँ पे -1/2 माइनस सॉरी ये जो है हमारा हो जाएगा 1 - 4, और 2 जो है नीचे जाके चला जाएगा 3 में, ये हो जाएगा ये -1 है, -4 है, -5 बचेगा यहाँ से, डिवाइड बाय 6, -5/6। ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट है, कॉलर को EMJ ये लिख सकते हैं, डंकी को कैसे कूटबद्ध करेंगे, ठीक है, ये हमें देखना है। पहले तो हम जो इसका पैटर्न समझ लेते हैं कि क्या लिख सकते हैं डंकी को। COLOU, हाँ जी ये दिया हुआ है, AMJMSP, ठीक है। अब बस यहाँ पे देखो इसका पैटर्न क्या है, C से पहले उसने जो है 1 लिखा है, हाँ जी मतलब कि एक -1 जो है यहाँ पे एक जो है मिसिंग है इन दोनों के बीच में, इसमें भी एक जो है मिसिंग है, इसमें भी एक मिसिंग है, और इसमें भी O के से पहले M, इसमें भी U से पहले S, T ये मिसिंग है यहाँ पे, और यहाँ पे R से पहले P आ रहा है, Q मिसिंग है, मतलब कि 1 जो है मिसिंग है, ठीक है। अगर हमें ये पता, इसका हमें देखो इसका भी मैं जो है निकाल सकती हूँ ऑप्शन के थ्रू। मैंने आपको पहले ही बोला था, हर एक क्वेश्चन में आपको बोल रही हूँ ऑप्शन पे भी आपको जो है एक ओवरव्यू रखना होगा। तो देखो यहाँ पे आप देखो लास्ट में क्या है, यहाँ पे लास्ट से सॉल्व करते हैं WWW, उससे पहले क्या है CD। अब देखो यहाँ पे हमें दूसरा वाला जो है फाइंड करना होगा E को हम कैसे लिख सकते हैं, E से पहले एक नंबर मिस कर जाओ तो यहाँ पे हमारे पास होता है, हाँ जी C होता है, D जो है हम मिस करेंगे, ठीक है, और ऊपर पहले नंबर क्या होता है C होता है। इतना क्लियर हो चुका है, मतलब कि यहाँ पे जो है C आने वाला है। अब हमें टिकना है, हमें A और B पर ही लगे रहना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमें की को कोडबद्ध करना है। के को हम कैसे लिखेंगे, देखो के को कैसे लिखेंगे, के से पहले आप आ जाओ तो यहाँ पर हम के को लिख सकते हैं JII लिख सकते हैं, और बीच में हम जो है -1 करेंगे, मतलब कि J हमारे पास जो है मिसिंग हो जाएगा, तो यहाँ से K को हम I लिख सकते हैं। अब देखो I हमारे पास क्या है, इन दोनों ऑप्शन में से इस वाले ऑप्शन में है, ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। आपको जो है सारे को कोडबद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर ऑप्शन से जो है आप आंसर को फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करूँगी आपको जो है क्लियर हुआ होगा हर चीज़ अच्छे से। अच्छा लगा है वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।